मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मार्च माह 2020 के समसामयिक घटनाओं को विस्तृत रूप से लेकर के आया हूँ। और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मार्च माह 2020 उत्तराखंड समसामयिकी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, केंद्र सरकार के 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। यहाँ पर कुल मिलाकर 141 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, और जिसमें से 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 महान हस्तियों को पद्म भूषण और 118 महान हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात यही नहीं, अगर अपने देवभूमि उत्तराखंड की करें तो राज्य से 3 महान हस्तियों को भी इन पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और वहीं कल्याण सिंह रावत और डॉक्टर योगी एरन को पद्म श्री सम्मान दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में। तो धारा के विरुद्ध तैरना आसान नहीं, लेकिन कुशल तैराक तो वही होता है जो कठिनाइयों को मात देते हुए मंजिल तक पहुंच जाए। कुछ ऐसे ही हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी। जी हाँ, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1955 को पौड़ी कोटद्वार में होता है और 1976 में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं, और 1992 में अपने इस पद से इस्तीफा भी दे देते हैं, अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि बात आती है हिमालय और पहाड़ की चिंता इनके मन में हमेशा से ही सुमार रही है। इसी को परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, हेस्को की स्थापना होती है 1983 में। इन्होंने कुछ प्राध्यापकों व विद्यार्थियों को साथ लेकर के हेस्को HESCO हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, जो एक गैर सरकारी संगठन है, और देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें पर्यावरण अध्ययन एवं उसके संरक्षण के हितों के बारे में ये एक संगठन काम करता है। जोशी जी जो हमेशा ही समाज क्षेत्र में जुड़े रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को भी आगे बढ़ाया। साथ ही साथ डॉक्टर जोशी जी को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। आज भी उनको सम्मान मिल रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देख पाएंगे 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला ही है। विगत वर्षों में 2006 में इनको पद्म श्री और जमनालाल अवार्ड भी इनको सम्मानित दिया जा चुका है। तो अगर बात अनिल जोशी जी की करें, एक महान शख्सियत हैं जो समाज के क्षेत्र में अपना लगातार योगदान दे रहे हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन में भी अपना सराहनीय काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कल्याण सिंह रावत के बारे में। जी हाँ, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1953 को चमोली जनपद के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बनोली गांव में हुआ है। माता जी विमला देवी और पिताजी त्रिलोक सिंह। दरअसल मैती आंदोलन को पीएम मोदी ने बहुत सराहा है, और इन्हीं के ही मद्देनज़र आप देख पाएंगे कि 2020 का जो पद्मश्री सम्मान दिया गया कल्याण सिंह रावत जी से जुड़ा। दरअसल ये भी पर्यावरण से ही जुड़ा आंदोलन है, मैती आंदोलन से जुड़ी हुई है खबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1994 में चमोली जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज गवालदम में जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे कल्याण सिंह रावत ने ही की थी। उन्हें मैती आंदोलन के लिए ही आप देख पाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान की बात करें तो रावत जी देहरादून में रहते हैं, और पिताजी वन विभाग में कार्य करते थे, और अंत है पेड़ों व जंगलों के प्रति जो लगाव है वो उन्हें विरासत में मिला, जिस कारण वे प्रकृति की ओर खिंचते ही चले गए। बात अगर मैती आंदोलन के कंसेप्ट की करें तो उसको भी हमें नज़दीकी से समझना होगा। तो इस समय हम समझना चाहेंगे कि चमोली में चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन जो मूवमेंट था 1974 में, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन आप देख पाएंगे उसी समय की बात है, 26 मार्च 1974 में रावत जी, उस समय भारी वर्षा हो रही थी, ट्रक में बैठ करके गोपेश्वर में चिपको मूवमेंट में शामिल होते हैं। क्योंकि यह आंदोलन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। आपको पता है चिपको आंदोलन गोरा देवी से रिलेटेड है, किस तरीके से ये आंदोलन चलता है और सक्सेसफुल होता है। तो आंदोलन की सफलता के बाद उन्होंने भी पर्यावरण क्षेत्र में करने की कुछ ठानी,
और बात देखिए कहाँ से कंसेप्ट में आती है, उसे भी समझेंगे। बात है 1982 की। शादी के दूसरे दिन ही पत्नी मंजू रावत द्वारा 2 पपीते के वृक्ष लगाए गए, जिनके कुछ सालों बाद फल देना शुरू कर दिया। और इन पेड़ों को देख करके मन में विचार आया रावत जी ने, इसीलिए मैती का विचार, परंतु उस समय कुछ नहीं कर पाए। तो ये मैती का जो विचार है ये कहाँ से आया? क्योंकि घर में 2 वृक्ष लगाए गए, पपीते के वृक्ष लगाए गए, तो वहीं से ये मन में आया है। फिर 1994 में ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज जीव विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर रहते हुए एक शैक्षणिक भ्रमण जाता है स्कूली बच्चों का, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स सभी होते हैं। तो किस तरीके से वहाँ भ्रमण से भी उन्हें ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो आंदोलन के तहत गढ़वाल में किसी भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा और दुल्हन को एक फलदार पौधा दिया जाता है, जिसे वैदिक मंत्रों द्वारा दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है, दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है तथा दुल्हन इसमें पानी से सींचती है। फिर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया जाता है और दूल्हे द्वारा दुल्हन की सहेलियों को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। वो रिवाज है, आप देख पाएंगे किस तरीके से होता है ये। तो आप देख पाएंगे हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से ये एक संस्कृति, हमारी एक सभ्यता में, एक कल्चर में आ गया है। और अब ये उत्तराखंड में ही नहीं वरन भारत में भी इसको बहुत प्राथमिकता दी जा रही है कि इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल कर आता है पर्यावरण से भी, और एक हमारा ये एक हमारा कल्चर में भी आ गया है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है कल्याण जी रावत जी ने और इसी के मद्देनज़र आप देखेंगे कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इनको एक पुरस्कार से नवाजा है। और अब बात करते हैं डॉक्टर योगी एरन जी। जी हाँ, तो डॉक्टर एरन जी के बारे में कहा जाए, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं। मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरता नहीं हूँ मैं, और मंजिल से कह दो कि अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो डॉक्टर योगी एरन जी जो एक देवदूत बनकर आए हैं और 82 वर्षीय बुजुर्ग हैं, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं और बहुत महान शख्सियत हैं। बात करें तो उनके कंसेप्ट के पीछे है कि जब किसी दुर्घटना के चलते त्वचा में विकृति आ जाती है, अर्थात एक्सीडेंटल हो जाए, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाए और उसमें आपकी त्वचा जो है वो एक विकृति आ जाती है, वो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो तमाम लोग क्या होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके कारण वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराते। तो ऐसे में देवदूत बनकर आ रहे हैं डॉक्टर योगी एरन जी। ये प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और इनका काम बड़ा ही सराहनीय है। और अब तक 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी ये कर चुके हैं। इन्हीं सेवा भाव का नतीजा है कि वर्ष 2020 के हमने इन्हें केंद्र सरकार के माध्यम से पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि हम सभी देख पा रहे हैं कि इनका जो कर्म है वो इतना महान है कि ये पुरस्कार भी छोटा है, लेकिन सम्मान है। केंद्र सरकार ने इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और ये बहुत ही महान शख्सियत मानी जा रही है उत्तराखंड की, डॉक्टर योगी एरन जी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आईटी पार्क में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र अर्थात सदैव दून का लोकार्पण किया गया है, जिसके तहत देहरादून में लगभग 50 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले, परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन लगाए जाएंगे और एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र में सम्मिलित शहरों में 4 उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे, और जिसके मद्देनज़र आपात की स्थिति में या उसके अतिरिक्त विशेष अवसर पर संबंधित सूचना जनता के लिए एक साथ प्रदर्शित किए जा सकेगी, जनता के साथ सूचनाएं साझा की जाएंगी। और इसी के साथ साथ माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बुधवार ही को आईटी पार्क देहरादून सहस्त्रधारा रोड पर ही 234.85 करोड़ रुपए की लागत से बने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया ही है। और उसी के मद्देनज़र पीएम मोदी द्वारा चलाई गई 100 शहरों की स्मार्ट सिटी के बनाने की योजना भी सामने रखी, जिसमें उत्तराखंड को 25 स्थान पर बताया गया है। दून ऐसा राज्य का ऐसा एक तरीके से स्मार्ट सिटी बनेगा जो सबसे पहला स्मार्ट पूर्णतः सिटी का पूरा जो है वो स्मार्ट सिटी पर निर्भर करेगा। और अगर हम स्मार्ट सिटी के पहल के देखते हैं
तो स्मार्ट सिटी के योजना के तहत स्थापित किए गए दून इंटीग्रेटेड कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करना सुझाव दिया है। सबसे पहले ट्रैफिक निगरानी, सेकंड प्रदूषण के स्तर के जांचना, उसको मापना, और तीसरा आता है वाईफाई एवं अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे कि आप देखते हैं स्मार्ट सिटी के ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और इन्हीं बिंदु पर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपना पूरी तरीके से सरकार द्वारा अपना योजनाएं चला रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी प्रदेश की राजधानी को पूर्णतः स्मार्ट सिटी को बनाने में अपने में सक्षम होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। परेड ग्राउंड देहरादून में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन। दरअसल हथकरघा और हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए उत्पादकों की दून हाट में लगेगी प्रदर्शनी। देहरादून हाट में उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से लगेगी प्रदर्शनी। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर अन्य राज्यों के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, अन्य तमाम राज्यों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प से बने उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई, उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। बात अगर हम यहाँ उद्देश्यों को लेकर कर रहे हैं तो उत्तराखंड के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों ने हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी का लगाया गया। और साथ ही साथ दून घाट में खरीदारी के साथ साथ यहाँ लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। बात अगर हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की भी करेंगे यहाँ पर, तो हमने देखेंगे कि 7 अगस्त 2015 से हम इस दिवस को लगातार मना रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हम लगातार मना रहे हैं और देश में अगर हम बात करें तो बुनकरों का सम्मान करने और भारत के हथकरघा उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम इसे लगातार मना रहे हैं। 7 अगस्त को हम इसलिए भी मना रहे हैं, हमने इसलिए यह डेट चुनी, दिनांक चुना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको पता ही है कि कलकत्ता में बंगाल विभाजन 1905 का उसका विरोध हो रहा था और इसी विरोध में 7 अगस्त 1905 को इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन अर्थात एक ऐसा आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 7 अगस्त को यह दिनांक चुनी गई है। वही कुल मिलाकर के उद्देश्य की बात करें तो घरेलू उत्पादकों और उत्पादन प्रक्रिया में नई जान डालना है कि हमें अपने बुनकरों को इस तरीके से उनको प्रमोट करना है ताकि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, हम आत्मनिर्भर बने। भारत इस दिशा में अब आगे भी बढ़ रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का खुद से ही प्रोडक्शन करे। हमारी लेबर भी सबसे बेहतर है, हमारी लेबर प्रशिक्षित है, हमारी लेबर जो है बहुत अच्छा काम कर सकती है, युवाओं की नई सोच है। तो इसी उद्देश्य से लेकर के हम अपने घरेलू उत्पादकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और जिससे हमारे देश की और बेहतर तरक्की हो सकती है। प्रथम राष्ट्रीय हथकर दिवस की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 में सर्वप्रथम चेन्नई के एक महाविश्वविद्यालय के शताब्दी अवसर पर इसका उद्घाटन किया था। तो तब से हम इसे लगातार मना रहे हैं और अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रीय हथकर दिवस मनाया है 2019 में, तो वो भुवनेश्वर में मनाया है। तो इस तरीके की चली गई पहल जो है वो धीरे धीरे भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, जिसमें युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत एक अपने बढ़ते कदम अर्थात विकास की ओर बढ़ रहा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। उत्तरकाशी में माघ मेले के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। दरअसल 14 जनवरी 2020 को उत्तरकाशी पौराणिक माघ मेले के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निशंक जी उपस्थित रहे और साथ ही साथ अगर हम बात उत्तरकाशी नगर में प्रतिवर्ष जो 14 जनवरी को लगने वाला माघ मेला है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यह मेला 8 दिन तक चलता है और इस मेले में अगर बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वह कंडारा देवता की डोली के साथ हरि महाराज के ढोल के साथ साथ होता है। इसी अवधि में ग्रामवासी अपनी देवी देवताओं की डोली उठा करके यहाँ लाते हैं और गंगा स्नान कराते हैं। सरकारी प्रयासों से मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।
बात अगर उत्तरकाशी को लेकर करें तो देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है और उत्तर की काशी के उपनाम से भी प्रचलित है। साथ ही साथ अगर प्राचीन या पौराणिक नाम की बात करें तो बाड़ाहाट या सौम्या काशी के नाम से भी प्रचलित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्वामी सुंदरानंद को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। जी हाँ, सुंदरानंद जिनका जन्म 1926 में हुआ है, साधु से ज़्यादा एक फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध स्वामी सुंदरानंद ऐसे देश के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में अपनी प्रदर्शनी, फोटो की प्रदर्शनी लगा चुके हैं। इन्हें हिमालय का विशेषज्ञ भी कहा जा सकता है। स्वामी जी विगत 73 वर्षों से गंगोत्री ग्लेशियर्स की लगातार 1.5 करोड़ तस्वीर ले चुके हैं। सिकुड़ते हुए गंगोत्री ग्लेशियर्स की फोटो भी ले चुके हैं और साथ ही साथ देश दुनिया में ऐसे खतरों को भी आगाह कर चुके हैं कि जिस तरीके से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो देश को आगाह भी कर रहे हैं और विश्व को भी बता रहे हैं। स्वामी जी के अनुसार गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री है और उनका मानना है, उनका वो कह रहे हैं कि गंगोत्री में ही देश की सबसे बड़ी फोटो गैलरी बनेगी। संभवतः यह हिमालय पर आधारित होगी। हिमालय के बहुत पौराणिक तस्वीरें, छायाचित्र वहाँ पर संजोई जाएंगी और एक ऐसी अनोखी गैलरी हिमालय दुर्गतम छायाचित्र एक छत के नीचे होंगे। यह आर्ट गैलरी उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी तपोवन महाराज जी को समर्पित होगी। तो इस तरीके से स्वामी सुंदरानंद जी ने उत्तराखंड के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी एक अच्छी पहल शुरू की है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको के एग्ज़ाम के लिए आपको पसंद आती है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपकी कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।